हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज नेहा निषाद एंड वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। इस क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य वंश की उससे संबंधित कितने क्वेश्चंस हैं ये सब देखेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्वेश्चंस हैं। और गुप्त साम्राज्य वंश की कहाँ से कहाँ तक की काल था रहा उसका, और उसको डिटेल में जानेंगे उसके बारे में। फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, टॉप 100 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें 50 आपके एमसीक्यू बेस्ड सेट रहेगा और 50 प्लस आपका वन लाइनर क्वेश्चंस रहेगा। थोड़ी सी डिटेल में भी जानेंगे, ये जानेंगे कि जो गुप्त साम्राज्य वंश की नींव रखी गई, उसकी स्थापना कब की गई, और इसकी जानकारी वायु पुराण में मिलती है। राजकीय भाषा क्या थी, दशमलव प्रणाली की शुरुआत कब की गई, मंदिरों का निर्माण कैसे हुआ, और स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं, पंचतंत्र की रचना, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें डिटेल से जानेंगे। और ये भी देखेंगे कि गुप्त वंश में कितने वंश के राजास थे, जैसे श्रीगुप्त हो गया, घटोत्कच गुप्त हो गया, चंद्रगुप्त प्रथम हुए, समुद्रगुप्त हुए, चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त, और गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे, इसी वीडियो में बहुत ही डिटेल से जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है, पसंद आता है, तो इसको जल्दी से लाइक करिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जल्दी से इसको क्या करिए, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी यहाँ पे वीडियोज़ होंगे वो सब, उन सब की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो अगर आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से डिटेल में जानना है, तो आपको लास्ट तक बने रहना पड़ेगा हमारे साथ में। और इनके मुद्राओं के बारे में भी जानेंगे, और जो चित्रकला थी उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, उनके जो स्मारक थे उनके बारे में भी जानेंगे। जिन बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है यूपी डब्ल्यूएससी जेई 2018 का, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और बाकी बच्चे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनके सिलेबस में जीएस का पोर्शन आता है उनके लिए। तो चलिए क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं, और लास्ट तक बने रहिएगा आप हमारे साथ। और गारंटी के साथ में मैं आपको बताती हूँ कि आप जितने क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे वो सब आपको बहुत एक बार में ही अच्छे से लर्न हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे इसमें गुप्त काल के शासक के बारे में पढ़ेंगे। तो गुप्त काल के शासक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो आपको ये चीज़ सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो गुप्त काल का शासक है वो कब से कब तक स्टार्ट हुआ। तो गुप्त काल का शासक जो था वो आपका 240 ईस्वी पूर्व से लेकर 550 ईसा पूर्व तक रहा है। ठीक है, कब तक रहा है, 240 ईसा पूर्व से लेकर 550 ईसा पूर्व तक रहा है। पर इनके बीच में क्या था, जितने गुप्त वंश के राजास थे उनका कार्यकाल अलग अलग रहा है। तो हम लोग वन बाय वन करके पढ़ते चलेंगे कि किसके बाद क्या क्या रहा है, कैसे करके रहा है। तो सर्वप्रथम हम लोग सबसे देखते हैं, श्रीगुप्त के बारे में पढ़ते हैं। श्रीगुप्त कौन थे। श्रीगुप्त ने ही क्या करा था, नींव रखी थी गुप्त वंश की। जो श्रीकाल थे उन्होंने क्या करा था, नींव रखी थी। किसकी नींव रखी थी, गुप्त साम्राज्य की नींव रखी थी। और ये कब रखी थी इन्होंने, 240 ईसा पूर्व रखी थी। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे गुप्तकालीन वंश की जानकारी हमको किस में मिलती है, तो जानकारी हमको किस में मिलती है, वायु पुराण में मिलती है। किस में मिलती है बच्चों, वायु पुराण में मिलती है। तो देखते हैं, जो पूना स्थित ताम्र था, तो इसमें उल्लेख आदिराज के रूप में मिलता है। ठीक है, तो जो श्रीगुप्त हैं वो, उनका उल्लेख किस रूप में मिलता है, आदिराज के रूप में मिलता है। और श्रीगुप्त को ही महाराज की उपाधि मिल धारण की थी। ठीक है, श्रीगुप्त ने क्या किया था, महाराज की उपाधि धारण की थी। और जो इत सिंह के अनुसार, जो श्रीगुप्त ने क्या किया था, एक मंदिर बनवाया था, जिसमें उन्होंने 24 गांव को दान में दे दिया था। ठीक है, तो इसका मतलब जो मंदिरों का निर्माण था वो गुप्त वंश काल से शुरू किया गया। कब से शुरू किया गया, गुप्त काल वंश से ही मंदिरों का निर्माण शुरू किया गया था। और इनका शासन 280 तक ही रहा। मतलब इनका शासन 240 से लेकर कहाँ तक रहा, 280 ईस्वी तक ही रहा, यानी कि आपका 40। ठीक है, तो 280 ईस्वी तक ही रहा। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया हो। तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग घटोत्कच गुप्त के बारे में। ठीक है, जो घटोत्कच गुप्त थे
उनके शासनकाल के बारे में जानकारी करते हैं, तो इनके शासनकाल में 280 से इनका शासनकाल कब तक रहा? 319 ईस्वी तक रहा। कब तक रहा बच्चों? 280 से लेकर 319 19 ईस्वी तक रहा। और इनको भी उपाधि किसकी मिली? महाराज की उपाधि मिली थी, ठीक है। अगर देखा जाए तो रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख में ये प्रथम शासक बताया गया, ठीक है। इनको क्या बताया गया? ये कौन थे? ये प्रथम शासक थे। अब बात करते हैं, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे किसकी? चंद्रगुप्त प्रथम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? चंद्रगुप्त प्रथम की। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप देखिए, आपको पीडीएफ तो मिल जाएगी, वो पीडीएफ आपके लिए तब अवेलेबल रहेगी जब आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो या वन प्लेस टू अनदर, कहीं ना कहीं आप जा रहे हो, तब आप पीडीएफ से यूज कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि ये सारी क्वेश्चंस आपको वन टाइम में लर्न हो जाए, तो आप कॉपी और अपना पेन लेके बैठ जाइए और आप क्या करिएगा, सबसे पहले तो पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो देखते देखते क्वेश्चन नोट्स मत करिएगा, कोई भी मत बनाइएगा आप नोट्स। आप एक बार वीडियो देखिए, सुनिए, समझिए, उसके बाद सेकंड टाइम में आप क्या करिए? नोट्स बनाइए, ठीक है। और एक बार मॉर्निंग में उसको रिवाइज करिएगा और फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वो लर्न हुआ या नहीं लर्न हुआ। गारंटी से, श्योर से आपको वो प्रॉपरली लर्न हो जाएगा। तो हम लोग मूव करते हैं प्रथम चंद्रगुप्त का, ठीक है। मोस्टली आपके क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, तो इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार यही पूछा जाता है। 319 से 335 ईस्वी तक इनका क्या रहा? शासनकाल रहा। और इनको उपाधि मिली महाराजाधिराज की, ठीक है। इनको देखो, जो श्रीगुप्त थे और जो घटोत्कच थे, उनको किसकी मिली थी? उनको महाराज की उपाधि मिली थी, ठीक है। बट जो चंद्रगुप्त, प्रथम चंद्रगुप्त थे, इनको किसकी मिली थी? महाराजाधिराज की मिली थी। गुप्त वंश के प्रथम प्रसिद्ध शासक यही हुए, मतलब इन्हीं को बहुत ज़्यादा लोग गुप्त वंश के जानते हैं। घटोत्कच और श्रीगुप्त को बहुत कम लोग जानते हैं। जो लोग डिटेल में पढ़ते हैं या जो जिनका हिस्ट्री से फेवरेट रहा है, जिन्होंने उस बारे में बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज रखी है, वो उनके बारे में पढ़ते हैं। बट मोस्टली अगर आप पूछोगे, जो बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं, उनको प्रथम चंद्रगुप्त या ये वो लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो कहीं कहीं पे अगर आपको देखने को मिलता है 319 से 335 तक, तो बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ किसका दिया रखा है? चंद्रगुप्त प्रथम का दिया रहता है। अब बात करते हैं गुप्त वंश के ही प्रथम प्रसिद्ध शासक थे। प्रथम मतलब पहले बहुत फेमस शासक हुए। और चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी थी वो राजकुमारी कुमार देवी थी। इनका नाम क्या था? राजकुमारी कुमार देवी था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा, इसी में पॉइंट है। और इन्होंने ही क्या किया था? सबसे पहले जो रजत, रजत मीन्स क्या होता है? चांदी की मुद्राओं का प्रचलन प्रारंभ किया था, ठीक है। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि चांदी की मुद्राओं का प्रचलन प्रारंभ करने वाले प्रथम शासक कौन थे, तो वो कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। कौन थे बच्चों? चंद्रगुप्त प्रथम थे। ये आप अपने नोट्स में साथ में लिखते चलते हैं। और क्वेश्चंस तो आप खुद ही बना सकते हैं कि बिटवीन क्वेश्चंस किस तरीके से अराइज होते हैं, बिटवीन द चैप्टर्स और बिटवीन द लाइंस, वो आप अच्छे से कर सकते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम। आगे है, गुप्त संवत का प्रारंभ कब से हुआ था? अगर गुप्त संवत का प्रारंभ पूछते हैं तो 319 ईस्वी से चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था, ठीक है। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आते हैं समुद्रगुप्त। आते हैं कौन? आते हैं समुद्रगुप्त। अब जब चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल समाप्त होता है 335 से, और वहीं से 335 से 380 से तक स्टार्ट होता है समुद्रगुप्त का शासन। और इनको पराक्रमांक की उपाधि मिली थी। क्या, किसकी उपाधि मिली थी? पराक्रमांक की। साथ साथ में आप इसको रिवाइज करते रहिए कि श्रीगुप्त को और जो श्रीगुप्त और घटोत्कच थे, उनको किसकी उपाधि मिली थी? उनको महाराज की उपाधि मिली थी। किसकी मिली थी? महाराज की उपाधि मिली थी। बट चंद्रगुप्त मौर्य को महाराज धीराज की मिली थी। किसकी? महाराजा धीराज की क्या मिली थी? उपाधि मिली थी। पर जो आपके समुद्रगुप्त थे, इनको किसकी उपाधि मिली थी? इनको पराक्रमांक की मिली थी। किसकी मिली थी उपाधि? पराक्रमांक की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और समुद्रगुप्त को ही क्या बोला जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। वी ए स्मिथ को आपको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसके दरबारी कवि कौन थे? हरिशेन थे। कौन थे? हरिशेन इनके
कवि थे, वो थे दरबारी कवि थे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, समुद्रगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य विस्तार अधिक हुआ। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य का विस्तार किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा अधिक हुआ, तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में सबसे ज्यादा अधिक विस्तार हुआ। फिर देखते हैं, समुद्रगुप्त द्वारा विचित क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया। ठीक है, 5 भागों में बांटा गया। तो पहला आपका कौन सा था, गंगा जमुना, 2 आपके शासक जिन्हें पराजित करने कर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, पहला था आपका गंगा जमुना, इनको क्या कर रहा था, जीत कर अपने साम्राज्य में समुद्रगुप्त ने मिला दिया था। दूसरा था जो पूर्वी हिमालय के राज्य थे जैसे नेपाल, असम, बंगाल, उन्होंने अपने में मिला लिया था। तीसरा था आंतरिक राज्य, यानी कि जो जंगली क्षेत्र में पड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं, आंतरिक राज्य बोलते हैं, और जो विंध्य क्षेत्र में पड़ते थे। फिर था चतुर्थ। चतुर्थ मीन्स क्या था आपका, पूर्वी दक्कन और जो दक्षिण भारत के जितने भी क्षेत्र थे जिसमें अंतर्गत 12 शासकों को उन्होंने पराजित करके और उनका सारा राज्य को अपने अधीन कर लिया था। तो आपके माइंड में डायरेक्शन होना चाहिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि किस एरिया का, कहाँ कहाँ के एरिया को उन्होंने क्या किया था, अपनी तरह अपने उसमें सम्मिलित कर लिया था। आगे श्रीलंका ने राजा ने श्रीलंका के जो राजा थे वो गया में बुद्ध मंदिर बनवाने के लिए अपना दूत भेजा था उन्होंने। ठीक है, उन्होंने क्या भेजा था, क्यों, क्योंकि चंद्रगुप्त के शासन के काल में ही क्या हुआ, गुप्त वंश में ही मंदिर बनाने का निर्माण शुरू हुआ था। तो जो श्रीलंका के राजा थे उन्होंने क्या किया था, गया में बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए अपना दूत भेज दिया। तो समुद्रगुप्त वीणा बजाते थे। ठीक है, समुद्रगुप्त अगर पूछे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे तो वो वीणा बजाते थे। और इनके सिक्के में कौन कौन से बने थे, अश्वमेध और व्यंगराज अंकित होता था। जैसे हम लोग जो अभी की करेंसी है वहाँ पे क्या होता है, अशोक होता है और बहुत सारी आपके बने होते हैं। ठीक है, और गांधी जी की पिक्चर्स भी होती है। वैसे ही पहले के टाइम में जो सिक्के चलते थे, रजत के सिक्के बनवाए थे, और तो वो क्या था, उसमें अश्वमेध बने होते थे और व्यंगराज के चित्र अंकित किए जाते थे। और उन्हें 100 युद्धों के विजेता, जो समुद्रगुप्त था इनको कितने युद्धों का विजेता बताया गया, 100, क्योंकि इन्होंने 100 युद्धों को जीता था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये आपका नया है पॉइंट है 15th। नेक्स्ट पॉइंट है, समुद्रगुप्त अपने आप को लिच्छवी दौहित्र कहलाने वाले में गौरव अनुभव करता था। मतलब वो क्या कहता था कि उसको लिच्छवी दौहित्र बुलाया जाए। अब इसके बाद में समुद्रगुप्त के बाद में कौन आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय आता है। तो आप ये याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम के जस्ट बाद चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं आता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में समुद्रगुप्त आते हैं, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय होते हैं। और जो अब इनका समुद्रगुप्त का शासनकाल कब खत्म होता है, 380 में खत्म होता है इनका। तो अब 380 के बाद 335 में उनका, हाँ 380 के बाद ही जब इनका शुरू होगा शासनकाल किसका, चंद्रगुप्त द्वितीय का। 380 से चलेगा 412 ईस्वी तक। तो इन्हें उपाधि किस चीज की मिली थी, विक्रमादित्य की। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे इनको किसकी उपाधि मिली थी, विक्रमादित्य की। तो फटाफट जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, जो श्रीगुप्त थे तो श्रीगुप्त को किस चीज की उपाधि मिली थी, श्रीगुप्त को मिली थी महाराजा की उपाधि मिली थी। ठीक है, किसकी मिली थी बच्चों, महाराजा की मिली थी। उसके बाद हुए घटोत्कच हुए। ठीक है, घटोत्कच को किसकी उपाधि मिली थी, इनको भी महाराजा की मिली थी। पर जो चंद्रगुप्त प्रथम हुए थे तो इनको उपाधि किसकी मिली थी, महाराजा धीराज की मिली थी। और जो समुद्रगुप्त थे उनको किसकी उपाधि मिली थी, उनको पराक्रम की उपाधि मिली थी, किसकी, पराक्रमांक की। पर अब चंद्रगुप्त द्वितीय को किसकी उपाधि मिल गई, विक्रमादित्य की मिल गई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकांटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से कराया, जो मध्य भारत का शासक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम रजत मुद्राओं का प्रचलन कराया था। ठीक है, रजत मतलब चांदी की मुद्राओं का क्या कराया था, प्रचलन कराया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उज्जैन स्थित दरबार में कालिदास और अमर सिंह जैसे विद्वान थे। पूछा जाए कि कालिदास किसके दरबार में विद्वान थे, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के, किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी में जो रत्न थे वो कौन कौन से रत्न थे और कहाँ कहाँ के थे। ठीक है, सबसे पहले रत्नों के बारे में बात करते हैं। तो ये यहाँ पे रत्न है, क्षेत्र और कृति उनके द्वारा रची रचनाएं। जो हरिशेण थे वो कौन थे, वो कवि थे। उन्होंने
बहुत सारी कविताएं लिखी, ठीक है। और वराह मिहिर थे, वो खगोल विज्ञान थे। उन्होंने वृहद संहिता लिखी, ठीक है। वररुचि थी, उन्होंने व्याकरण, उनके क्षेत्र मतलब था उन, जैसे बोल सकते हैं ना, कोई मैथमेटिक्स में लेता है, कोई साइंस लेता है, किसी को राइटिंग पसंद है, किसी को किस तरीके से, तो वो उनका क्षेत्र मतलब जिस चीज़ में वो क्या थे, निपुण थे, ठीक है, मास्टर्स किए थे वो। तो वररुचि थे, वो व्याकरण में थी, उन्होंने व्याकरण संस्कृत के बारे में जानकारी की थी, उनकी रचनाएं थी। जो धन्वंतरि थी वो चिकित्सा यानी कि मेडिकल से रिलेटेड थे, तो उन्होंने आयुर्वेद में अपना बहुत योगदान दिया। जो छपड़क थे वो ज्योतिषी विद्या में बहुत निपुण थे, तो उन्होंने ज्योतिषी शास्त्र में बहुत सारी रचनाएं की। अमर सिंह थे, वो शब्दकोश रचना थे जिसे वोकैबुलरीज कहते हैं, तो उन्होंने बहुत बड़ा अमरकोश लिखा। सातवें कौन थे, कालिदास, ये नाटक के व काव्य रचनाकार थे, उन्होंने अभिज्ञान संकुलम शकुंतलम जैसी रचनाओं को जन्म दिया या रचनाएं लिखी। फिर बात करते हैं शंकु। जो शंकु थे वो वास्तुकला से रिलेटेड थे और उन्होंने बहुत सारे शिल्प शास्त्र की रचनाएं की। वेताल भट्ट थे, वो जादू से रिलेटेड थे, उनको जादू में वो बहुत ज़्यादा निपुण थे, तो उन्होंने मंत्र शास्त्र में क्या किया, बहुत सारी रचनाएं दी और बहुत सारे अपने कार्य किया। चलिए देखते हैं अब कुमार गुप्त प्रथम के बारे में, ठीक है। किसके बारे में देखते हैं, कुमार गुप्त प्रथम के बारे में देखते हैं। तो कुमार गुप्त प्रथम थे, वो किसके पुत्र थे, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। किसके पुत्र थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। तो अब चलो जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, श्रीगुप्त के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा बच्चों, श्रीगुप्त के बारे में पढ़ा। फिर ठीक है, दूसरे के बारे में हमने क्या पढ़ा, घटोत्कच के बारे में पढ़ा। ठीक ठीक है, थर्ड हम लोगों ने पढ़ा, जो थर्ड पढ़ा वो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ा। फोर्थ अगर बात करेंगे तो फोर्थ हम लोगों ने बात पढ़ा किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा, ठीक है। अगर फिफ्थ देखेंगे, फिफ्थ किसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ा। किसके बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के ही जो पुत्र थे उनको ही कुमारपुत्र प्रथम कहा गया है और इनका शासनकाल 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक रहा है। और इनको किसकी उपाधि मिली, महेंद्रादित्य और श्री महेंद्र की उपाधि मिली। तो इनको ये उपाधि मिली, तो जल्दी से रिवाइज करके बताइए, श्रीगुप्त को किसकी उपाधि मिली, महाराज की मिली। जो घटोत्कच गुप्त थे उनको भी महाराज की उपाधि मिली। बट जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उनको महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी। समुद्रगुप्त को पराक्रमांक की उपाधि मिली थी। बट जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। किसकी उपाधि मिली थी बच्चों, विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। तो और जो कुमार गुप्त प्रथम थे उन्होंने क्या करवाया था, अश्वमेध यज्ञ कराया था और अश्वमेध नामक मुद्रा भी चलाई थी। और इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की क्या कराई थी, स्थापना करी थी। और नालंदा विश्वविद्यालय में समय देखने के लिए जल घड़ी यानी कि वाटर वॉच का उपयोग किया जाता था। कुमार गुप्त के समय में सर्वाधिक जो अभिलेख थे वो प्राप्त हुए थे, जिनकी संख्या कितनी थी, 18 थी। कितनी थी बच्चों, 18 थी। अभी कोई भी बच्चा इस समय जब इसको फर्स्ट टाइम रीड कर इसको सुन रहा होगा तब नोट्स मत बनाना, इसको नोट्स आप एक बार पूरा देखने के बाद ही बनाना, तब आपको गारंटी से लर्न होगा। बट अगर आप साथ में नोट्स बनाते हुए चले जाओगे ना तो फिर ना आपको लर्न होगा ना आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है आपका कि जो स्वर्ण मुद्रा का भंडारण था वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिला था, गुप्तकालीन वंश का ही था। और वो कितना था, जिसकी संख्या 623 थी। और जो मयूर शैली की मुद्राएं थी उसको सबसे पहले उसका कहाँ पे मिला था, वो मध्य प्रदेश में ही सबसे पहले उसको वो प्राप्त हुई थी। जो कुमार गुप्त थे, ठीक है, उनके समय में जो पुष्यमित्र थे, ठीक है, नामक जाति का क्या हुआ था कि आक्रमण किया गया था। और इसका उल्लेख आंतरिक अभिलेख में मिलता है। और स्कंद गुप्त ने क्या किया था, पराजित किया था किसको, और कुमार गुप्त को। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, ज़रा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है आपका स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त को ही शक्रादित्य भी कहा जाता है और इनका शासनकाल 455 ईस्वी से लेकर
67 ईस्वी तक रहा है, जो 467 ईस्वी तक रहा है। तो जल्दी से एक बार फिर से मैं रिवाइज आपको करा देती हूँ। पहले थे आपके श्रीगुप्त थे, फिर थे घटोत्कच थे आपके, और थर्ड आपके कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे। फोर्थ हमारे कौन से थे, समुद्रगुप्त थे। फिफ्थ हमारे कौन से थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे। और हम लोगों ने सिक्स पढ़ा था, कुमारगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ा था। और कुमारगुप्त किसके पुत्र थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। और जो स्कंदगुप्त थे, इनको किसकी उपाधि मिली थी, शक्रादित्य की उपाधि मिली थी। किसकी मिली थी, शक्रादित्य की। तो जो श्रीगुप्त थे, उनको महाराज की उपाधि मिली थी। घटोत्कच गुप्त को भी महाराज की उपाधि मिली थी। चंद्रगुप्त मौर्य को महाराज अधिराज की उपाधि मिली थी। बट जो समुद्रगुप्त थे, उनको पराक्रमांक की उपाधि मिली थी। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय रहे, उनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। और जो आपके कुमार गुप्त थे, उनको किसकी मिली थी, श्री महेंद्र की उपाधि मिली थी। और अब इसके बाद में सेवंथ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्कंदगुप्त, जिनको शक्रादित्य की क्या मिली थी, उपाधि मिली थी। आगे देखते हैं, स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों का आक्रमण हुआ था। किसका हुआ था, हुणों का आक्रमण हुआ था। और गुप्त वंश के कुछ भाग में ये अधिकार जमा लिया था इन्होंने। और फिर देखते हैं, जो जूनागढ़ था, वहाँ के जो अभिलेख थे, उसमें स्कंदगुप्त का वर्णन मिलता है। ठीक है, अगर देखें गुप्त काल का वर्णन किस में मिलता है, वायु पुराण में मिलता है। बट अगर स्कंदगुप्त का वर्णन पूछा जाए तो वो जूनागढ़ के अभिलेख में मिलता है। और जो सौराष्ट्र प्रांत था, उसमें परदत्त को क्या बनाया था, अपना राज्यपाल नियुक्त किया था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जूनागढ़ अभिलेख में गिरनार के प्रशासक चक्रपालित द्वारा सुदर्शन झील में बांध का पुनर्निर्माण कराया गया था। जो वेनसांग ने नालंदा संघाराम को बनवाने के लिए क्या किया था, शासकों में शंकरादित्य का भी उल्लेख किया है। और जो स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी, यानी कि जो उनकी राजगद्दी को जिन्होंने संभाला, वो कौन थे, पुरुगुप्त थे। कौन थे, पुरुगुप्त थे। तो अब इसके बाद में हम लोग स्कंदगुप्त के बाद में पढ़ते हैं पुरुगुप्त के बारे में। तो पुरुगुप्त कौन था, वो आपका स्कंदगुप्त का सौतेला भाई था। कौन था, स्टेप ब्रदर था, यानी कि सौतेला भाई था। और इसका शासनकाल 467 ईस्वी से 476 ईस्वी तक रहा। अब आपको याद तो हो गया है कि आपके श्रीगुप्त से लेकर आपको स्कंदगुप्त तक बहुत अच्छे से याद हो गया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, पुरुगुप्त के बारे में, जिनका शासनकाल 467 से लेकर 476 ईस्वी तक रहा। और ये स्कंदगुप्त के सौतेले भाई थे। और इन्हें भीतरी मुद्रा लेखन में उसकी जो माँ थी का नाम महादेवी अनंत देवी तथा पत्नी उनकी कौन थी, चंद्रा देवी मिलता है। ठीक है, मतलब भीतरी जो आपका क्या था, भीतरी मुद्रा लेखन था, उसमें इनकी माँ महादेवी और इनकी पत्नी चंद्रा देवी का उल्लेख मिलता है, मतलब उनके बारे में जानकारी मिलती है। और इनके शासनकाल में गुप्त वंश की अवनति का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, अवनति। अवनति मतलब क्या है, यहाँ से उनके शासनकाल धीरे धीरे से खत्म होने हुआ कगार पे आ गया था। अब आगे हम देखते हैं कुमार गुप्त द्वितीय के बारे में। ठीक है, इनका शासनकाल 473 ईस्वी से रहा। और इनका उल्लेख सिर्फ सारनाथ के बुद्ध प्रतिमा में मिलता है। और सारनाथ के लेख में इनका क्या है, भूमि रक्षित कुमार गुप्त मिलता है। तो ये भूमि रक्षित थे, मतलब भूमि से रिलेटेड रक्षा और इस तरीके से थे। अब आप बात करते हैं गुप्त की, सॉरी बुद्ध गुप्त की बात करते हैं। जो बुद्ध गुप्त थे, तो इनका जो संवत तिथि थी वो 157 अर्थात 477 ईस्वी को हुई, ईस्वी से था। और सारनाथ अभिलेख में क्या मिलता है, इनका वर्णन मिलता है। और जो बुद्ध गुप्त थे, उनको पर भट्टरक महाराजाधिकार की क्या मिली थी, उपाधि मिली थी। और इनका शासनकाल कब से कब तक रहा, 477 से 495 ईस्वी तक रहा। और इन्होंने स्वर्ण मुद्राओं पर उसकी उपाधि श्री विक्रम मिलता है। क्या मिलता है, श्री विक्रम मिलता है। और बुद्ध गुप्त बौद्ध अनुयायी था। और इसका विवरण क्या था, चीनी यात्री वेनसांग द्वारा किया गया था। तो पूछ सकते हैं बुद्ध गुप्त किसका अनुयायी था, तो वो बौद्ध का। फिर बात करते हैं नरसिंह गुप्त की। तो नरसिंह गुप्त कौन था, बुद्ध गुप्त का ही छोटा भाई था। कौन था, बुद्ध गुप्त का छोटा भाई था, जो बुद्ध गुप्त के मृत्यु के पश्चात शासनकाल किया था। जिसने क्या किया था, बुद्ध गुप्त की मृत्यु के बाद शासनकाल किया। और इसे हूण नरेश यानी कि मिहिर कुल को पराजित किया था। नरसिंह गुप्त ने क्या किया था, जो बौद्ध विद्वान थे वसुबंधु से उन्होंने क्या की थी, दीक्षा ली थी। और नालंदा मुद्रा लेख में नरसिंह गुप्त को
परम भागवत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परम भागवत। फिर आता है यहाँ पे हमारा क्या आता है? भानुगुप्त आता है और वैन्यगुप्त आता है। भानुगुप्त का शासनकाल कब से रहा? 510 ईस्वी का था और एरण्स के स्तंभ में इनका अभिलेख प्राप्त हुआ और जिसमें ये सती प्रथा का प्रथम प्रणाम वो मिलता है। क्या मिलता है? प्रमाण मिलता है। सती प्रथा वहीं से स्टार्ट की गई थी। फिर क्या था? और जो वैन्यगुप्त थे इनका उल्लेख बांग्लादेश के कोमिला ताम्रपत्र से प्राप्त होता है और इनका उल्लेख क्या है? 507 ईस्वी में मिलता है। कब मिलता है? 507 ईस्वी में। फिर आते हैं कुमारदित्य तृतीय। कुमार गुप्त कितने? तृतीय। कुमारगुप्त तृतीय गुप्तकालीन अंतिम महान शासक था। कौन था? कुमारगुप्त तृतीय गुप्तकालीन का अंतिम महान शासक था और दामोदपुर के 5वें ताम्रपत्र में इसका क्या मिला? उल्लेख मिला था और इसने क्या किया था? परम दैवत्य, परम भट्टाकर और महाराजाधिकार की उपाधि धारण की थी। तो सबसे ज्यादा उपाधि किसको मिली थी? कुमारदित्य तृतीय को मिली थी। इसका शासनकाल गुप्त संवत यानी कि 224 से अर्थात यानी कि 543 ईस्वी माना गया है। तो अब इसके बाद में हम लोग लास्ट पढ़ते हैं विष्णुगुप्त के बारे में। तो विष्णुगुप्त क्या रहे? विष्णुगुप्त गुप्त वंश के ये क्या थे? सबसे अंतिम शासक थे। इनका 540 से लेकर 555 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। कब से रहा बच्चों? 540 से लेकर 550 तक ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। हाँ, और ये कौन थे? कुमारदित्य तृतीय के पुत्र कौन थे? विष्णुगुप्त थे और इनका शासनकाल 550 ईस्वी माना जाता है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब जल्दी से क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? यानी कि इसने गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने की थी। किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया है? ठीक है, वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया है? चंद्रगुप्त प्रथम को। स्थापना तो इन्होंने किया था बट वास्तविक में अगर देखा जाए तो किन्होंने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। आगे देखते हैं महाराजा धीराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? तो महाराजा धीराज की उपाधि किसको मिली थी? चंद्रगुप्त प्रथम को मिली थी। गुप्त वंश के प्रथम प्रसिद्ध शासक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। कौन थे बच्चों? चंद्रगुप्त प्रथम थे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में पहली बार किस शासक ने चांदी रजत मुद्राओं का प्रचलन में लाया था? तो सबसे पहले चांदी कौन लेके आया था? रजत मुद्राओं में चांदी की जो मुद्राएं बनाई थी वो चंद्रगुप्त प्रथम ने बनाई थी। और गुप्त संवत किसने चलाया था? तो ये भी चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत चलाया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी कौन थे? समुद्रगुप्त थे। और हरिशेन किसके दरबारी कवि थे? तो हरिशेन समुद्रगुप्त के क्या थे? दरबारी कवि थे। ये सारे क्वेश्चंस अभी हमने आपको क्लास में करवाए हैं, जो भी आपको अभी डिटेल में जानकारी दी है उसमें सारे क्वेश्चंस थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने कराई। किसने कराई? कुमारगुप्त ने। अब कुमारगुप्त ने कराई तो कुमारगुप्त से रिलेटेड जो जो चीजें हमने बताई थी वो पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 11 चीनी यात्री वाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। प्रयाग प्रसिद्ध के लेखक कौन थे? तो हरिशेर थे, जिन्होंने प्रयाग प्रस्ति की क्या की थी? लिखी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो V.S. स्मिथ थे, उन्होंने समुद्रगुप्त को क्या कहा था? भारत का नेपोलियन कहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कला साहित्य विद्या का महान केंद्र कौन था? तो उज्जैन था। कौन था? महान केंद्र जो था वो उज्जैन था। मंदिर निर्माण कला का जन्म कब और किस युग में हुआ था? ये भी गुप्त वंश में हुआ था, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इसमें। और जो यहाँ पे जो स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों? स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। और क्या है? गुप्त की राज दरबारी भाषा अगर पूछी जाए तो राज दरबारी भाषा कौन सी है? संस्कृत है। किस शासक ने हुणों के आक्रमण को रोका था? तो स्कंद गुप्त ने। किसने रोका था? स्कंद गुप्त ने। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस गुप्त कालीन शासक को
कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को। कविराज किसको कहा गया है? समुद्रगुप्त को। स्कंदगुप्त को किस लेख से शक्रोपम कहा गया है? तो कहोम स्तंभ लेख से स्कंदगुप्त को क्या कहा गया है? शक्रोपम कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं 20 है क्वेश्चन नंबर। भारत के किस रचना सर्वप्रथम यूरोपियन भाषा में अनुवाद किया गया है? तो अभिज्ञान शकुंतलम को। किसको? अभिज्ञान शकुंतलम को किस सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा में क्या किया गया था? अनुवाद किया गया था। बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई? ये भी गुप्त काल में प्रारंभ हुई। बाल विवाह यानी कि जो चाइल्ड मैरिज था उसका कब इसका स्टार्टिंग पॉइंट था? आपका गुप्त काल में था। सती प्रथा का उल्लेख भी कहाँ से मिलता है? वो एरण अभिलेख से मिलता है। सती प्रथा का उल्लेख कहाँ मिलता है? एरण अभिलेख में। हरिशेन किसके दरबारी कवि थे? वो समुद्रगुप्त थे। किसके थे? समुद्रगुप्त के थे। आगे देखते हैं गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसको विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, और जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसको महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका। प्रभावती गुप्त के पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में किस गुप्त शासक का उल्लेख मिलता है? तो श्रीगुप्त का मिलता है। किसका मिलता है बच्चों? श्रीगुप्त का। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख में गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे बनाया गया? तो घटोत्कच को बनाया गया। किसे बनाया गया बच्चों? घटोत्कच को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है। समुद्रगुप्त का शासनकाल था, तो शासनकाल कब से कब तक था? 335 से लेकर 380 तक रहा है। ठीक है। और वराहमिहिर द्वारा रचित जो रचना है वो क्या है? वृहद संहिता है। कौन सी है बच्चों? वृहद संहिता। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो कुमार गुप्त ने क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ किया था, और उन्होंने ही अश्वमेध नामक मुद्राओं का चलन कराया था, प्रचलन किया था। गुप्त वंश के समकालीन वाकांट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो विंध्य शक्ति सर्वसेन। कौन था? विंध्य शक्ति सर्वसेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। गुप्त युग में बौद्ध धर्म के महान विद्वान आसंग द्वारा रचित रचना कौन सी है? व्रजछेदिका टीका है। कौन सी है? व्रजछेदिका टीका। नेक्स्ट है टीका। बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित अभिधर्म कोश की रचना किसने की? तो बसुबंधु ने की। किसने की बच्चों? बसुबंधु ने की है। पारा का आविष्कार किस समय में हुआ था? ये भी गुप्त काल वंश में हुआ था। पारा का आविष्कार कब हुआ था? गुप्त काल वंश में। गुप्त युग किस रचना में पृथ्वी गोल है और परिक्रमा करने के से जानकारी प्रदान की? तो ये आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी रचना में क्या है? गोल है। आगे देखते हैं। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक जिसमें समुद्रगुप्त को प्रथम भारत का नेपोलियन कहा गया है, तो वो क्या कौन है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ द्वारा जो कौन सी बुक थी? वो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। अर्ली हिस्ट्री क्या है बच्चों? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। तो गुप्त काल में जो चंडी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपयक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रुपयक कहा जाता था। आगे बढ़ जाते हैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 37। कुमार गुप्त का शासनकाल रहा कब से कब तक रहा? 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक रहा। गुप्त काल में वस्त्र उत्पादन के प्रसिद्ध स्थान कौन कौन से थे? तो जो गुप्त काल में सबसे ज्यादा वस्त्र मिलते थे वहां गुजरात, बंगाल और तमिलनाडु था। आगे बढ़ जाते हैं। चरक किसके राज्य वैद्य थे? तो जो चरक थे वो किसके राज्य वैद्य थे? वो कनिष्क के थे। किसके थे? कनिष्क के। कनिष्क हमने आपको पहले जब इसके पहला वाला वीडियो है उसमें बताया था। नेक्स्ट है चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रह्मगुप्त सात। ठीक है। ब्रह्मगुप्त यानी कि 7वीं शताब्दी में किया गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 है। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को किसके नाम से जाना जाता था? दिनार के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? दिनार के नाम से। सती का प्रथा
का प्रथम अभिलेख एनन अभिलेख से मिलता है। यह अभिलेख किस सदी का है? तो ये 510 ईस्वी का। कौन सी सदी का है? 510। नेक्स्ट है शतरंज का खेल किसके शासनकाल में हुआ था? ये भी गुप्त काल में सबसे पहले चतुरंग कहा जाता था, यानी कि जो चतुरंग गेम खेला जाता था, खेल खेला जाता था, उसको ही क्या कहा जाता था बच्चों? वही आपका क्या होता था? शतरंज का खेल होता था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43। सांख्य दर्शन किस संवाद का प्रतिपादन करता है? वो पुनर्जन्म का करता है। किसका करता है? पुनर्जन्म का। नेक्स्ट है पूर्व मीमांसा की रचना किसने की थी? तो जैमिनी ने क्या किया थी? पूर्व मीमांसा की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 45 है किस गुप्त राजा का एक नाम देवगुप्त भी होता है? वो चंद्रगुप्त द्वितीय है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही देवगुप्त भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 46 है परम भागवत की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? जो आपकी परम भागवत की उपाधि थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय को मिली थी। किसको मिली थी बच्चों? चंद्रगुप्त द्वितीय को मिली थी परम भागवत की, और उनको विक्रमादित्य की भी उपाधि मिली थी। समुद्रगुप्त के प्रथम प्रशस्ति के स्तंभ लेख में किसके शासन का उल्लेख मिलता है? तो जहांगीर के। किसके शासन का मिलता है? जहांगीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुणों के आक्रमण से किस राजवंश अत्यंत विचलित हुआ था? तो वो गुप्त वंश से। किससे? गुप्त वंश से। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुप्त साम्राज्य जिसने हुणों पर विजय प्राप्त किया था वो कौन था? स्कंदगुप्त था। कौन था बच्चों? स्कंदगुप्त। ये अब हमारा क्या है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसका। शक विजेता किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही शक विजेता कहा जाता था। अब हम लोग देखेंगे एमसीक्यू बेस्ड देखेंगे क्वेश्चंस। ये वन लाइनर थे जो आपको तुरंत मिल गए थे, तो कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं फटाफट। ये भी आपको विद इन 10 मिनट्स आपका फिनिश हो जाएगा। देखते हैं, ये आपके जस्ट 25 क्वेश्चंस होंगे। गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो कौन सा था? कांची था, तक्षशिला था, नालंदा था। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, वो कौन सा था? नालंदा था। आगे देखते हैं भारतीय नेपोलियन को की उपाधि किससे दी गई थी? ठीक है, तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसको मिली थी? समुद्रगुप्त को मिली थी। आप देखते ही आप यहाँ पे आंसर कर लोगे, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। जब आप इसको एक बार पढ़ के नोट्स बना के मॉर्निंग रिवीजन करके बैठोगे ना, तो सब ऐसे ही। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक भगवांती से मानते हैं, तो किसको मानते हैं? सुश्रुत को, च्यवन को, धन्वंतरी को या चरक को? किसको मानते हैं? च्यवन को मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक जिसके बारे में जानकारी मिलती है वो श्रीगुप्त था। कौन था बच्चों? श्रीगुप्त था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो यहाँ पे आपको बताना है अरोप द्वारा हो गया था, हेंगरियाई द्वारा हो गया था, हुड़ों द्वारा हुआ था, या तुर्कों द्वारा हुआ था? किसके द्वारा हुआ था? हुड़ों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नामक किसके युग के साथ संबंधित है? गुप्त वंश के साथ है, कुषाण वंश है, मौर्य वंश है, या पाल वंश? जैसा कि हम लोग पढ़ा किसके बारे में? गुप्त वंश के से था। नेक्स्ट है इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्तीर्ण हैं? चंद्रगुप्त मौर्य की हैं, स्कंदगुप्त मौर्य की हैं, सॉरी समुद्रगुप्त मौर्य की है, विक्रमादित्य की है, स्कंदगुप्त की। तो किसकी है बच्चों? समुद्रगुप्त की। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासन में के दौरान भारत आया था? तो वो किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त सेकंड के, या कुमारगुप्त के? तो वो किसके आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने मुख्यतः ठीक है, उत्तर तथा मध्य भारत के भागों पर शासन किया था, या राजपद वंशागत तथा और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिला था, या न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित हो गई थी, या फिर भूमि करों वृद्धि हुई, जो भूमि करों में वृद्धि हुई और व्यापार तथा वाणिज्य पर भी क्या करों में क्या हुई? कमी हुई। तो यहाँ पे कौन सा आपका गलत है? तो यहाँ पे गलत कौन सा है? बी वाला है। कौन सा है? बी वाला। वंशागत तथा और सिंहासन
सब सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। तो ये क्या था, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th है, कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? तो जो कवि कालिदास थे वो किसके राज्य कवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे, समुद्रगुप्त के थे, चंद्रगुप्त के थे, या फिर वो कुमारगुप्त के थे? तो वो किसके कवि थे बच्चों? वो चंद्रगुप्त के थे। किसके थे? चंद्रगुप्त सेकंड के थे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग का प्रवर्तक यानी कि जिसने इसकी स्थापना की थी वो कौन थे? श्रीगुप्त थे। ये तो क्वेश्चन आप बिना देख के भी बस एक बार सुन के ही क्वेश्चन आंसर टिक कर सकते हैं। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य का, साम्राज्यवाद का, राजस्व और भूमि सुधार का, और आपका कोई नहीं। तो वो किसके थे? कला और स्थापत्य का था। किसका था? कला और स्थापत्य का था। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों का की सरकारी भाषा क्या थी? जैसा कि हमने बताया उनकी सरकारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति था जो एक महान खगोलीय वैज्ञानिक तथा गणितज्ञ था? वो दोनों था। कौन था? भानुगुप्त था, वाग्भट था, आर्यभट्ट था, या वाराहमिहिर था? कौन था? वो आर्यभट्ट थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो कौन था? किसको विक्रमादित्य की पदवी मिली थी? आप जल्दी बताइए। स्कंदगुप्त को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, या कुमारगुप्त को? हाँ बच्चों, चंद्रगुप्त द्वितीय को मिली थी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, निम्नलिखित में गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण से रोका था? तो वो कौन था आपको यहाँ बताना है। स्कंदगुप्त था, समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, या कुमारगुप्त था? वो कौन था बच्चों? चंद्रगुप्त द्वितीय था। कुमार गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जो गुप्त संवत था वो चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, या कुमारगुप्त? वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए जाते थे? तो सबसे ज्यादा गुप्त काल में सोने, चांदी, तांबा, लोहा, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के क्या किए जाते थे? जारी किए गए। फिर है चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को किस चीज की उपाधि मिली थी? विक्रमादित्य की मिली थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? ठीक है, मौर्यों के, नंदों के, गुप्तों के, या चोलों के? तो किसको के, कौन किसको थे? गुप्तों के थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? जो बाणभट्ट थे वो किसके थे? विक्रमादित्य के थे, कुमार गुप्त के, हर्षवर्धन, या कनिष्क? वो किसके थे बच्चों? हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? जो हर्षवर्धन थे वो अपनी धार्मिक सभा कहाँ करते थे? मथुरा में, प्रयाग में, वाराणसी में, या ताम्रलिप्ति में? तो वो प्रयाग में अपनी क्या करते थे? धार्मिक सभा किया करते थे। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? ठीक है, तो एक महान रोमानी नाटक था, किसका नाम था? कादम्बरी। उसको किसने लिखा था? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भास्कर वर्धन और बिंदुसार। उसको किसने लिखा था? बाणभट्ट ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट सेकंड रहेगा हमारे लिए, आप सबके लिए भी। और निम्नलिखित में इसकी रचना किसकी रचना हर्षवर्धन से नहीं की थी? जिसकी नहीं की थी वो बताना है। हर्षचरित, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। तो वो किसकी नहीं की थी? हर्षचरित की नहीं की थी, और इन सब की उन्होंने की थी। आगे बढ़ते हैं, ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा 25 है, द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की? फाहियान का, इत्सिंग के, ह्यू एन सांग के, या मेगस्थनीज के? तो उन्होंने किसमें की थी? ह्यू एन सांग के का आयोजित उन्होंने उनके सम्मान में, किसके? ह्यूएन सांग के सम्मान में आयोजित किया था सभा, और वो कहाँ किया था? कन्नौज में किया था। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड नाइट। और ऑल्सो यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल फॉर द PDF files.